हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये 7वां लेक्चर होने जा रहा है दोस्तों, सॉरी 8वां लेक्चर होने जा रहा है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक के बीच ये चला था। और इसमें इसको इस वॉर को द ग्रेट वॉर भी बोला जाता है। द ग्रेट वॉर भी इसको बोला जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वर्ल्ड वॉर का अगर अगर आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी चैप्टर्स देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जितनी अभी तक का प्लेलिस्ट बनाया हूँ, अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ, हर वीडियो का मैं वो लिंक दे देता हूँ, जाकर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में ये हुआ था। और ये जंग जो थी ये पूरी दुनिया को हिला दिया था, जिसे द ग्रेट वॉर भी इसको बोला जाता है। देखिए, क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े पैमाने में ये लड़ाई, इतनी युद्ध ये लड़ी गई थी कि इसमें 70 मिलियन से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल हुए थे। 70 मिलियन से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल हुए थे। और 16 से 20 मिलियन तक 16 से 20 मिलियन तक लोग इसमें मारे गए थे। तो सोचिए कि ये जो युद्ध था कितना भयानक होगा। तो उसमें से कुछ ये तस्वीरें हैं कि जो मैं नेट से निकाल कर आपको ये दिखा रहा हूँ। और इस वर्ल्ड वॉर को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा फैक्ट के साथ, जैसे कि आपको समझ आ जाए, जिस भी लैंग्वेज में आप सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ को देखते हैं। और मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या होता है वर्ल्ड वॉर का। जैसे ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसकी हम लोग इसका रीजन देखते हैं। देखिए दोस्तों, युद्ध कभी अचानक शुरू नहीं होता है। ये 100 सालों की उलझनों का ऐसा एक नतीजा था। युद्ध का एक स्ट्रैटेजी होता है, एक चिंगारी होता है कि किस चीज़ से ये चिंगारी लगती है, क्या मतलब स्ट्रैटेजी होता है कि मतलब युद्ध का ये एक पजल्स, जैसे मान लीजिए कि पजल्स को समझना होता है, उस वैसे ही युद्ध का एक रणनीति होता है, कॉन्स्पिरेसी होता है। तो युद्ध में हम लोग देखते हैं कि युद्ध में 4 प्रकार के ऐसे मुख्य कारण थे, जैसे कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। देखिए, यूरोप के देश खुद को सबसे सुपीरियर पावर मानते थे। जैसे बाल्कन क्षेत्र हो गया, बाल्कन का आज का जो सर्बिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, तो ये बाल्कन क्षेत्र में आता है। तो ये यहाँ के जो स्लेव लोग थे, मतलब जो गुलाम लोग थे, वो ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य से वो आज़ादी चाहते थे। किससे? ऑस्ट्रिया से हो गए और हंगरी से। तो इनसे वो आज़ादी चाहते थे। कहाँ के लोग? बाल्कन क्षेत्र के जो लोग थे वो गुलाम थे, किसके? ऑस्ट्रिया और हंगरी के। तो इनसे वो आज़ादी चाहते थे। और 1914 तक सर्बिया जैसे छोटे देश बड़े साम्राज्यों का ऐसे चुनौती दे रही थी। तो सर्बिया जो कि एक छोटा देश था, तो इसके जो चुनौती थी, चैलेंजेस थे, वो छोटे देश होने के कारण बड़े बड़े साम्राज्यों को भी ये चुनौती दे रही थी, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया। तो यहाँ के सर्बिया के जो लोग थे वो काफ़ी प्रोटेस्ट करते थे इन सब चीज़ों से आज़ादी पाने के लिए। और दूसरा जो रीजन है वो है इम्पीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद। तो इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि ब्रिटेन, फ्रांस जर्मनी और अफ्रीका, तो एशिया में ये कॉलोनियां हथियाने के लिए लड़ रहे थे। ये जो कंट्री थी ये एशिया में कॉलोनी हथियाने के लिए, जो कॉलोनियां होती थी, इसको हथियाने के लिए वो आपस में लड़ रहे थे। जैसे जर्मनी को लगता था कि ब्रिटेन के पास बहुत ज़्यादा कॉलोनियां हैं, मतलब जो ब्रिटेन एक ऐसा साम्राज्य था कि इसका सूरज कभी डूबने वाला नहीं था। तो मतलब ये जर्मनी को ऐसा लगता था कि जो जर्मनी है
इसकी लड़ाई सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से होती है। तो इसको जर्मनी को ऐसा लगता था कि जो ब्रिटेन के पास बहुत ज़्यादा कॉलोनी है, तो इस चीज़ का जो कॉलोनी की चीज़ का था, वो जर्मनी को बहुत इस चीज़ का गुस्सा होता था और वो हथियाना चाहता था। मतलब ब्रिटेन से भी ज़्यादा कॉलोनी ये अपने पास रखना चाहता था। ये साम्राज्यवादी की लड़ाई था। अब आता है कि थर्ड थर्ड नंबर पर जो है मिलिट्रिज्म यानी सैन्यवाद मतलब हर देश अपनी आर्मी बढ़ा रहा था। हर देश क्या, वो अपनी आर्मी बढ़ा रहा था। जैसे जर्मनी की सेना 1914 में 4.5 मिलियन सैनिक वाली थी। मतलब जर्मनी के पास 4.5 मिलियन सैनिक थी, जबकि ब्रिटेन के पास क्या थी, ब्रिटेन के पास 7 लाख सेना थी। और नौसेना में भी ये रेस से आगे चल रही थी। तो मतलब नौसेना भी इसके पास, ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा थी। और जो सैनिक थे जमीनी स्तर पर जो लड़ाई करते थे वो 7 लाख से ज़्यादा थी ब्रिटेन के पास। अब आता है अलायंस का, जो फोर्थ नंबर का जो रीजन है वो है अलायंस, मतलब गठबंधन की उलझन। गठबंधन, तो गठबंधन क्या था, जैसे इसमें 2 ग्रुप बने हुए थे। वो मैं आपको यहाँ पर एक मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2 ग्रुप बने हुए थे। वो ग्रुप क्या था, जैसे ट्रिपल एटेंट। पहले तो ये अलाइड पावर्स आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो पहले मैप है इसको समझ लेते हैं, इसके बाद मैं अलायंस की बात करता हूँ। जैसे कि ये अलाइड पावर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है। और इस कलर को आप देखिए, और सेंट्रल पावर को भी देखिए, और न्यूट्रल पावर को देखिए। तो जो अलाइड पावर का ये कलर है, इसको देखिए कि इसमें आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रशियन एम्पायर। तो ये अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में कौन था, जर्मनी था, जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो ये अलाइड पावर में था। और न्यूट्रल कौन था, जैसे स्वीडन हो गया, नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया। तो ये न्यूट्रल था, किसी के पक्ष में नहीं था। अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये अलायंस क्या था, गठबंधन। तो देखिए गठबंधन जो थी ये दो ग्रुप बना हुआ था गठबंधन का। एक था ट्रिपल एटेंट था, ट्रिपल एटेंट, और एक था ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस और ये ट्रिपल एटेंट था। एटेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जो ट्रिपल एटेंट था, यह ट्रिपल एटेंट ब्रिटेन हो गया, इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, ये एक साथ ये ग्रुप में थे। और जो ट्रिपल अलायंस के थे, जैसे जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, इटली हो गया, ये जैसे ये एक ग्रुप के टीम थे। ये एक दूसरे को देख कर लड़ते थे, चाहे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, जर्मनी, हंगरी, इटली। तो ये एक दूसरे का एक ग्रुप बना हुआ था, टीम बना हुआ था देशों का। तो ये गठबंधन था इन लोगों के बीच। अब रीजन क्या, तत्कालिक रीजन क्या होता है कि ये विश्व युद्ध कैसे शुरू होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार का नाम होता है आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। क्या था, फर्डिनेंड, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। ये सर्बियाई राष्ट्रवादी, जो सर्बिया का राष्ट्रवादी ग्राबिलो प्रिंसेस, यहां पर लिख देता हूं। जैसे सर्बिया का कौन था, सर्बिया का जो ग्राबिलो था, ग्राबिलो प्रिंसेस ने ये सारा जुगो यानी बोस्निया में हत्या कर देता है। किसका हत्या करते हैं, ये आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का ये हत्या कर, प्रिंसेस ने हत्या कर देता है। कहां पर ये करता है, साराजेवो में, जो बोस्निया में होता है, बोस्निया एक कंट्री है, वहां पर ये हत्या कर देता है। तो
ये एक ट्रिगर पॉइंट था, ये हत्या करना एक ट्रिगर पॉइंट था, मतलब ये विश्व युद्ध का एक जन्म था। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर देता है। ऑस्ट्रिया ने किस पर हमला कर देता है? सर्बिया पर। सर्बिया पर हमला कर देता, और जो गठबंधन की चेन जो होती है, जो ये जो गठबंधन दो टीमों में बनी होती है, अब ये रिएक्शन में आ जाते हैं। मतलब ये एक एक ग्रुप में बने हुए थे पहले से। अब ये क्या करते हैं कि जो ब्रिटेन था, सॉरी, यहाँ पर जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस था, अब इससे जर्मनी, हंगरी, इटली से ये लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये एक दूसरे, भले ही ये ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच झगड़ा था, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जो रसिया था, ये झगड़ा मतलब युद्ध करने के लिए दूसरे देशों से मतलब उत्सुक हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। जैसे 1914 में द रेस टू द सी, यानी युद्ध की शुरुआत होती है कब? 1914 में जुलाई और अगस्त का ये युद्ध की शुरुआत होती है। 1914 की जुलाई अगस्त में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर देता है। ऑस्ट्रिया ने किस पर? सर्बिया पर। सर्बिया पर युद्ध करने की घोषित कर देता है। अब रूस ने में सर्बिया का साथ देता है। किसका? ये रूस ने। रूस किसके साथ देता है? सर्बिया का साथ देता है। तो जर्मनी ने क्या करता है? रूस पर, तो जर्मनी ने क्या करता है? रूस पर हमला कर देता है। फिर फ्रांस पर। जर्मनी, ये जर्मनी था, किस पर हमला करता है? रूस पर। फिर किस पर करता है? फ्रांस पर। फ्रांस पर हमला कर देता है। ब्रिटेन ने जर्मनी के बेल्जियम पर हमले से ये एंट्री करता है। ब्रिटेन भी इसमें आता है, इस युद्ध में भाग लेता है। और वो क्या करता है, देखिए, जो ब्रिटेन होता है इस युद्ध में वो भी भाग लेता है। तो जर्मनी की जो बेल्जियम शहर है, बेल्जियम पर हमला करता है। हमला करता है कि जर्मनी के बेल्जियम शहर पर। और 4 अगस्त को ये युद्ध मतलब अब काफी बड़ा हो गया था। युद्ध काफी बड़ा हो गया, मतलब युद्ध जो था वो काफी फैल गया था अलग अलग देशों में। जैसे पूर्वी और पश्चिमी एक मोर्चा बन गई थी देशों की, ये युद्ध फैल गई थी पूर्वी और पश्चिमी में। पूर्वी और पश्चिमी में ये युद्ध फैल गई। वेस्टर्न फ्रंट का देखते हैं कि जो पश्चिमी मोर्चा था, पश्चिमी मोर्चा में क्या होता है? तो ये वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट में क्या होता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर, जर्मनी ने कहा फ्रांस पर हमला करता है। फ्रांस पर हमला करता है और बेल्जियम से घुसकर, जर्मनी ने बेल्जियम से घुसकर वो पेरिस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, पेरिस पर कब्जा कर लेता है। पेरिस पर कब्जा कर लेता है और ये करने का एक प्लान भी होता है पहले से। तो पेरिस पर कब्जा कर लेता है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि पेरिस पर नहीं कब्जा कर पाता है जर्मनी, क्योंकि ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स यानी बीईएफ, यानी ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स ने इसको रोक देता है। किसको? जर्मनी को पेरिस पर कब्जा करने के लिए रोक देता है। तो पहली लड़ाई जो बैटल ऑफ द मार्ने की ये कहलाती है। इस लड़ाई को द बैटल ऑफ मार्ने की लड़ाई बोलते हैं, क्योंकि सितंबर 1914 में यह लड़ाई हुआ था। फ्रांस ने जर्मनी को 40 किलोमीटर पीछे खदेड़ देता है। फ्रांस ने जर्मनी को कितना? 40 किलोमीटर पीछे खदेड़ देता है। जिससे क्या होता है, नतीजा ये निकलता है कि जो ट्रेंच वॉरफेयर था वो अब शुरू हो गया। ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हो जाता है, यानी गड्ढों में सैनिक फंस जाते हैं और रेत में ये फंसी हुई कार की तरह होती है। तो इनकी जो 40 किलोमीटर की ये पीछे सैनिक जब पीछे हटते हैं तो ये एक गड्ढों में जाकर फंस जाते हैं। गड्ढों में जाकर फंस जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पैर जाकर फंस गया। तो वो गड्ढों का मतलब होता है कि मुसीबत और संकट में फंस जाते हैं पीछे धकेलने के कारण। अब इस साल 1 मिलियन से ज़्यादा मौत हो गई थी, ये केवल ये युद्ध होने से।
1 मिलियन से ज़्यादा 1 मिलियन से ज़्यादा ये मौत यहाँ पर हो गई थी, मौत हो गई थी। कल्पना करिए आप कि मशीन गन हो गया, गैस हो गया, टैंक हो गया, इन सब चीज़ों का वो उसमें इस्तेमाल जब होगा युद्ध में, तो जाहिर सी बात यह है कि यहाँ पर मौतें ज़्यादा होंगी, और ये मौत सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ आम जनमानस का। अब युद्ध का जो मिडिल पॉइंट है कि 1915 और 1917 का इंस्टॉलमेंट का, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1914 में कैसे युद्ध की शुरुआत होती है और कौन कौन देश किससे लड़ाई करते हैं। तो ये एक युद्ध के जो भाग मतलब पार्ट है कि 1915 से 1917, ये एक मिडिल पॉइंट होता है युद्ध का, जिसको रणनीतियां भी बोलती हैं। किसमें रणनीतियां भी बनती हैं, रणनीतियां बनती हैं, क्योंकि 1918 में तो युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। युद्ध धीरे धीरे रुकने लगा, युद्ध जो था अब रुकने की कगार पर आने लगा था। ट्रेंचेस में सैनिक ठंड से हो गई, जो ट्रेंचेस में सैनिक क्या, जब जर्मनी ने पीछे खदेड़ दिया था, सॉरी फ्रांस ने यहाँ पर फ्रांस ने जर्मनी की सेना को जब पीछे 40 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया था, तो वो जाकर एक मुसीबत गड्ढे में फंस गई थी। कि ये फंसी थी कि उनकी सैनिक जो ट्रेंचेस में थी, वो सैनिक ठंड में हो गई, बीमारी हो गया, रैट से जूझने लगे थे। मतलब ठंड हो गया, बीमारी हो गया, चूहा हो गए, तो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी परेशानी उनको झेलना पड़ जाता है। अब 1915 की बात करते हूँ। 1915 तो गैलीपोली कैंपेन चलता है। गैलीपोली, ये लिख लीजिएगा। गैलीपोली कैंपेन में ब्रिटेन ने तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य जब था उस समय, तो ब्रिटेन वर्सेस किसमें, तुर्की पर हमला कर देता है, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सैनिकों ने इसमें भाग लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई। तो ये जो कंट्री थी, ये सैनिकों ने भी इसमें लड़ाई में कूद जाते हैं, ब्रिटेन और तुर्की की लड़ाई में। और विंस्टन चर्चिल का प्लान इसमें फेल हो जाता है, क्योंकि 2.5 लाख इसमें मौतें होती हैं। और जो तुर्की था, मौत कितनी होती है, 2.5 लाख। और जो तुर्की वो किसको, एटेंट को रोकती हैं। एटेंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जब पढ़े होंगे कि ट्रिपल एटेंट, ये अलायंस बना हुआ था। तो उसे ट्रिपल एटेंट को रोकता है। रोकने में मतलब ये तुर्की क्या होता है, सफल हो जाता है। अब 1916 की जो लड़ाई होती है, वो एक खूनी नरसंहार का रूप ले लेती है। 1916 की, क्योंकि ये 1915 से 17 तक चलती है, तो जो 1916 की जब लड़ाई होती है, वो खूनी नरसंहार का रूप ले लेती है। जैसे वर्डून की लड़ाई हो गई, वर्डून की लड़ाई, इसमें ये लड़ाई जो होती है, ये फरवरी और दिसंबर तक चलती है। इसको मान सकते हैं कि ये 1 साल तक ये लड़ाई चलती है, जो जर्मनी वर्सेस फ्रांस में चलती है। यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये लड़ाई चलती है, जिसमें से अगर बात करें तो इसमें से 7 लाख मौतें होती हैं। 7 लाख मौतें होती हैं, लेकिन फ्रांस ने इसमें हार नहीं मानता है। फ्रांस क्या होता है, हार नहीं मानता है। और फ्रांस का ये नारा था कि वे नहीं गुजरेंगे, वे हार नहीं मानेंगे। तो ये फ्रांस का इसमें नारा था वर्डून की लड़ाई में। अब सोमे की लड़ाई होती है 1916 में ही होती है। नाम क्या होता है, सोमे की लड़ाई जो जुलाई और नवंबर के बीच में होती है। इसमें ब्रिटेन वर्सेस जर्मनी के बीच में होती है। और पहले ही दिन 57,000 ब्रिटिश क्या हो गए, हताहत, मतलब मारे जाते हैं। कितना, 57,000 ब्रिटिश मारे जाते हैं, क्योंकि टैंक का पहला इस्तेमाल इसमें किया गया था। लेकिन 10 लाख कुल इसमें मौतें हुई थी।
तो मौत कितनी हो गई थी पहुंचकर, ये 10 लाख मौत यहाँ पर हो गई थी, सोचिए। और इसमें टैंक का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और 1917 की बात करते हैं कि 1917 में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। क्या होता है कि जर्मनी ने क्या करता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू करता है। तो ये इसमें क्या होता है कि जहाज को, किसी किसी भी देश के जहाज को डुबाना होता है, डुबाना यानी अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर ये शुरू करता है। जैसे लुसिटानिया जहाज, लुसिटानिया जहाज जो थी, जहाज मई 1915 में 1198 मौतें होती हैं, किससे? लुसिटानिया जहाज से। लेकिन 1917 में जिमी विल्सन ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इसको युद्ध घोषित कर देता है। किसके? इस जर्मनी के कारण। तो अमेरिका ने 2 मिलियन सैनिक भेजता है। अमेरिका ने भी इस युद्ध में भाग लेता है। सोचिए अमेरिका किधर है, लेकिन अमेरिका भी इस युद्ध में वो क्या करता है, भाग लेता है। तो जर्मनी क्या करता है, जर्मनी के एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू करता है, जिसमें जहाज को डुबाना होता है। और अमेरिका भी इस युद्ध में भाग लेता है और 2 मिलियन सैनिक भेजता है। और इधर के रूसी क्रांति के बारे में, इधर रूस का क्या चल रहा था कि रूस में रूसी क्रांति चल रहा था। क्रांति, अगर रूसी क्रांति अभी तक वो वाला चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि इसमें रूस जो होता है, रूसी क्रांति चलता है और रूसी इन सब चीज़ों से थक गया था, क्योंकि लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति करके, नवंबर 1917 को सत्ता हासिल करता है। कौन? लेनिन ने। और रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि से, रूस क्या करता है, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि करता है। कब? 1918 में। और इससे युद्ध को छोड़ देता है। जो युद्ध में भाग लिया रहता है, इससे 1918 में युद्ध छोड़ देता है, क्योंकि इसकी बहुत नुकसान हो गया था। तो जर्मनी को पूर्वी जो मोर्चा था वो फ्री मिल गया। पूर्वी मतलब वेस्टर्न जो मोर्चा था उसको जर्मनी को खुलेआम मिल जाता है। और युद्ध का अंत इसी से साबित होता है कि जब रूस छोड़ देता है 1918 में, तो यही फाइनल पुश होता है। यानी 1918 में फाइनल पुश बोल सकते हैं कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कगार पर आ गया था। जैसे जर्मनी ने फ्रांस पर आखिरी हमला करता है, जर्मनी ने फ्रांस पर आखिरी हमला करता है, लेकिन अमेरिका सैनिक ने इसको रोक देता है। अमेरिका सैनिक क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं। और 100 डेज ऑफ सेविंग्स यानी अगस्त नवंबर में एटेंट ने काउंटर अटैक करता है। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि ये एटेंट क्या होते हैं, ट्रिपल एटेंट में कौन कौन से देश होते हैं, क्योंकि अगर अभी तक एटेंट को नहीं समझे तो इसका मतलब है कि आपने वीडियो को नहीं देखा। तो आप वीडियो को पहले शुरुआत से देखिए, तभी आप समझेंगे कि ट्रिपल एटेंट में कौन कौन से देश आते थे। तो ये जो एटेंट थे वो काउंटर अटैक करते हैं ताकि ये युद्ध को रोका जा सके, और जर्मनी की सेना टूट जाती है। इससे क्या होती है, जर्मनी की सेना जो होती है टूट जाती है। ये ट्रिपल अटेम्प्ट की वजह से, काउंटर अटैक की वजह से भूख प्यास से सैनिक क्या करने लगते हैं, बगावत करने लगते हैं। जर्मनी की जो सेना होती है वो भूख प्यास से हार जाते हैं और बगावत करने पर उतर जाते हैं। तो 11 नवंबर 1918 को क्या होता है कि जर्मनी ने सरेंडर कर देता है। जर्मनी क्या करता है, सरेंडर कर देता है। और सुबह 11 बजे सरेंडर कौन करता है, जर्मनी सरेंडर करता है। और सुबह 11 बजे 11वें महीने और 11वें दिन यही आर्मिस्टेड डे मनाया जाता है। तो मतलब अब क्या निकलता है कि 1919 में पीस ऑफ वर्साय की संधि होती है, जर्मनी पर इसकी सजा तय की जाती है। पीस ऑफ वर्साय की संधि में जर्मनी इसमें 1918 में सरेंडर करती है, लेकिन 1919 में
ये 1919 में पीस ऑफ वर्साय वर्साय की संधि में जर्मनी पर ऐसे हर्जाना लगाया जाता है, सजा ये दिया जाता है जर्मनी पर, सजा ये दिया जाता है कि 13 करोड़ डॉलर, कितना, 13 करोड़ डॉलर हर्जाना वो देगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है देशों में। अब वो कॉलोनियाँ जो होती थी, ये कॉलोनिया के कारण ये युद्ध हुआ था, खोई थी, वो आर्मी अपनी सीमित रखेगा, मतलब आर्मी इसके पास लिमिट रहेगा जर्मनी के पास। कॉलोनियाँ इसके पास जितनी थी वो खो दिया जर्मनी, क्योंकि कॉलोनियाँ उससे वर्साई की संधि में ले लिया जाता है। अब इस जो वर्साई की संधि था, इसमें क्या होता है कि इतना 13 करोड़ डॉलर हो गया, हर्जाना हो गया, आर्मी लिमिट में रखना, और इसमें कॉलोनियाँ जो थी वो जर्मनी खो दिया। तो इन सब चीज़ों से जर्मनी के जो प्रेसिडेंट था इन सब चीज़ों को कबूल कर लेता है, क्योंकि ये जो सज़ा दी जा रही थी तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट था, जर्मनी के प्रेसिडेंट कबूल कर लेता है। और इसके कबूल करने की वजह से हिटलर क्या होता है, हिटलर एक सैनिक था, वो अब काफ़ी गुस्से में आ जाता है। हिटलर ये काफ़ी गुस्से में आ जाता है, इन सब चीज़ों को देखकर वो काफ़ी गुस्सा उसको आ जाता है। तो ये तो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखेंगे कि हिटलर का क्या रोल होता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगले चैप्टर में हिटलर के बारे में हम देखेंगे कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और कैसे हिटलर नरसंहार करवाता है, मतलब 60 लाख लोगों का ये मौत दे देता है। कैसे मौत करता है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।